हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और अभी जो हम नई सीरीज कर रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर वाइज बहुत सारे मैक्सिमम चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बचे हुए हैं उनको भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो नई जो ये सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे विद कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं अब से पहले, अभी हम कर रहे हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन आए हैं यानी कि पिछले जो पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स को कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी थी, बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी से डाल दिया जाए, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट अभी जो है वो हम करने वाले हैं। और ये आपका पेपर मेरे ख्याल से 23 दिसंबर 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था आपका हरियाणा पुलिस वाला, उसमें ये पेपर आया हुआ था। तो इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे, उनको किस तरीके से ऑप्शन से या डायरेक्ट किस तरीके से किया जा सकता था। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो ऐसे ही आप कमेंट करिए, बताइए कि हाँ इस तरीके की और भी वीडियोज जो हैं वो बननी चाहिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की वीडियो जो हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान है, कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ Pn इज इक्वल्स टू 2n लेस देन n फैक्टोरियल और वेयर n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा था n से, तो आपको बताना था कि क्या जो n है, इसका ऑप्शन था कि जो n है क्या वो ग्रेटर देन 2 है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि n जो है क्या ग्रेटर देन 3 है। जो थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि क्या n जो है वो लेस देन 4 है। या फिर एक फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ था नन ऑफ दी अबो। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि आपकी इसके लिए Pn इज इक्वल टू 2n लेस देन n फैक्टोरियल, ये आपको एक कंडीशन दी थी, और जो आपका n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो आपको बताना था कि n का जो मान है वो कहां कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहला ऑप्शन है n ग्रेटर देन 2 के लिए, n ग्रेटर देन 3 के लिए, 4 से छोटे के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो n यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आपको ऑप्शन जो है वो बहुत क्लोज दिए। जैसे n इज इक्वल टू 1 पे तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, पहली चीज कि आपका n इज इक्वल टू 1 पे ये n यानी कि 1 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, यानी कि 1 से ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मैं इस ऑप्शन को तो हटा ही सकता हूं कि n लेस देन 4 होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास n इज इक्वल टू 2 पे अगर मैं इसको ट्राई करता तो ये इस साइड हो जाता 4, उस साइड 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। तो ये वाली जो कंडीशन है ये इस पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 3 यहां पे पुट करके देख लेता तो मेरे पास आता 3 दूनी 6 लेस देन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1 जो कि आपका होता है 6। ठीक है, तो 6 जो है वो 6 से छोटा नहीं है, इसीलिए आपकी जो ये कंडीशन जो n ग्रेटर देन 2 वाली है ये भी हट जाती है, क्योंकि n ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 पे भी ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं n को ग्रेटर देन 3 पुट करता हूं, जैसे n इज इक्वल टू अगर मैं यहां पर 4 पुट कर देता हूं, तो उस केस में क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ने लगते हैं, तो ये इस साइड आएगा 4 दूनी 8 लेस देन 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 12 दूनी 24। तो यहां पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और इससे बड़ा आप कोई भी मान लेंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो और भी बड़ा आएगा 120 आएगा, और इस साइड 5 दूनी 10 ही आएगा, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, यानी कि n का जो मान है वो ग्रेटर देन 3 आप कुछ भी ले लें, उस हर एक मान के लिए ये कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते थे, आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे कि n ग्रेटर देन 2 आप मान, जैसे n ग्रेटर देन 2 मैंने इसके बहुत पास का 3 लेके देख लिया तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 1 लेके देखा तो ये कैंसिल हो गया। तो 3 से बड़े वाले के लिए मैंने 4 5 6 या कुछ भी मैं लेके देख सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका n ग्रेटर देन 3। तो 2n लेस देन n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, ये क्या होता है, किस फैक्टोरियल का मान किस तरीके से होता है, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, और ये फैक्टोरियल किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीजें तो हम
पढ़ ही चुके थे, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे आते ही हैं हर एग्जाम में। आपका एक क्वेश्चन ये n के मान के लिए या कौन किससे विभाज्य है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, गर्मी बहुत हो गई है अभी, और कुछ ये लाइटें इतनी चल जाती हैं, इस चक्कर में और ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर का 7, लेकिन हमारा आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ था। 3 सेट हैं, 3 सेट्स A, B और C। आपको दिया था कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ C, तो आपको बताना था ऑप्शन A, वो दिया था A यूनियन B, ये आपका सबसेट है C का। उसके अलावा ऑप्शन B आपको दिया है C जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। इसके अलावा C जो ऑप्शन दिया था वो था आपका A माइनस बी इज इक्वल टू C, और D एज ऑलवेज आपको दिया था नन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो सेट तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 4 से 5 वीडियो हमने सेट की पढ़ी थी। सेट में हमने ये भी जाना था कि ये जो सबसेट है, ये जो निशान आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे जिस साइड ये खुला होता है, जैसे ये A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब है कि A के अंदर जितने भी जो भी है वो सभी का सभी आपका प्रेजेंट है B में। जैसे कि अगर मैं A को 1, 2 और 3 मान लूं, ये है आपका A, तो और B मेरे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। इतना ही मानूं या इससे बड़ा मैं कुछ मान सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि A के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं तो A जो है वो B का सबसेट होता है और B इसका सुपर सेट होता है। इसी तरीके से यहां से हमारे पास आ जाता है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में मौजूद हैं। इसी तरीके से हमें दिया है कि B सबसेट है C का, इसका मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि C अगर एक सेट में एग्जांपल के लिए बनाऊं तो उसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गई। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 8, 10, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पांचों जरूर रहेंगे। तो हमारे पास B सबसेट C का मतलब है कि B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे C में मौजूद होने चाहिए। अब ऑप्शन के हिसाब से, जैसे पहला ऑप्शन दिया था कि A यूनियन B क्या सबसेट होगा C का, तो अगर आपको ये भी हमने सेट में पढ़ा था कि अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है तो जो A यूनियन B होता है वो आपका B के इक्वल ही आता है, क्योंकि A यूनियन B का मतलब होता है कि या तो A में हो या B में हो या दोनों में। जब A के सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं तो ये B ही दोनों की यूनियन है, क्योंकि इसमें दोनों के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, और B तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो C का सबसेट है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सबसेट क्या होता है, यूनियन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी, सेट की 4 से 5 वीडियो हमने पढ़ी थी। वैसे अगर आप चाहो तो बाकी के ऑप्शन में आपको करवा देता हूं कि जैसे C सबसेट है A यूनियन B का, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने A यूनियन B लिया ये, और C मैंने सेट लिया, तो कहीं से क्या ये इसका सबसेट दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। उसी तरीके से A माइनस बी, जब A यूनियन B का ही सबसेट नहीं है तो A माइनस बी इज इक्वल टू C कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों तो इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं और नन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है, और उसके लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए था कि सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, और ये जो है किस तरीके से काम करते हैं कि A अगर B का सबसेट है तो A यूनियन B जो है वो B के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये था आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बारी कौन सा है। आगे चलते हुए तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तो ये नेट भी नहीं चल रहा, चल जा भाई, तेरा के बिगड़ रहा है।
एक सेकेंड, वाह नेट तो चला ही चला नहीं, फोन भी हैंग हो गया। एक सेकेंड, आज की क्लास का हमारा होगा अभी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो पीडीएफ अभी खुल रही है, आई नहीं है दोबारा से, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं हो पाई थी किसी वजह से। खुल जाए यार, वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसको इतना लंबा क्यों करना। फाइनली भगवान की दया से खुली है पीडीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है इसके बाद, जो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है, वह पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था और क्वेश्चन ये था कि टोटल हमारे पास थे 60 स्टूडेंट थे और उसने बोला कि इनमें से 25 तो ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसके अलावा जो 20 ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं और 10 ऐसे थे जो दोनों को पसंद करते थे। तो आपको बताना था कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो क्रिकेट को और ना टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि ना क्रिकेट और ना टेनिस को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। आपके पास ऑप्शन थे 35, 40, इसके अलावा 25 और 50। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके इसके आपको सिखाए जा चुके हैं कि अगर आपको टोटल स्टूडेंट जो है वो इज इक्वल्स टू दिया था 60, तो आप इसको अगर ग्राफ से बनाकर करना चाहें तो आप ऐसे दोनों का अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये अगर क्रिकेट का है तो ये टेनिस का है। इसके लिए आपको सबसे पहले पुट करना पड़ेगा कि वो जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, तो उसको यहां पर बीच में पुट कर दो, ये है 10। अब क्रिकेट के टोटल थे 25, जिसमें से 10 आ गए यहां पे, तो बचे मेरे पास 15। टेनिस के टोटल थे 10, जिसमें से टेनिस के टोटल थे 20, जिसमें से 10 आ गए यहां पे, तो मेरे पास बचे 10, जो कि यहां 15 और 10 25 और 10 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट को या टेनिस को या दोनों को पसंद करते हैं। तो बाकी के जो 25 बच गए, 60 - 35, ठीक है, वो 25 ऐसे बच गए जो ना तो क्रिकेट को और ना टेनिस को पसंद करते हैं। तो इसका पहला तरीका तो ये है। दूसरा कि आप ऐसे स्टूडेंट को निकाल लो कि जो कम से कम एक स्पोर्ट को तो पसंद करते ही हो, क्योंकि हमने निकालना है कि दोनों को ना पसंद करने वाले, तो कम से कम एक पसंद करने वाले क्या होते हैं, वो होते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला भी होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। एन ऑफ ए यूनियन बी में आएंगे कि वो जो कम से कम एक या फिर दोनों को पसंद करने वाले हैं, ये होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 25 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 35 आ गया। तो ये 35 ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक सपोर्ट को पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी के 25 बचेंगे वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी भी गेम को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर था ऑप्शन नंबर सी 25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और इस पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 2 तो नहीं, 1 क्वेश्चन तो आपका लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है, जो आपका कहीं चाय कॉफी पे, कहीं कार पे और बस पे, कहीं स्पोर्ट पे आता ही है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगाएं। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी सेट में, इन क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से किया जा सकता है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीने में पूरी शर्ट भीग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है कहां, पहला तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 6 बार उछाला है। एक सिक्का है कोई, उसको 6 बार उछाला है, तो आपको बताना है कि संभव प्राप्तियां क्या हैं। तो आपको टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो बतानी है, क्या होगी कि एक सिक्के को 6 बार उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं हैं प्राप्तियों की। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी हमारे पास 12, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 64
और डी ऑप्शन है 32। ऑप्शन भी बहुत अच्छे से सोच समझ के इनके पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट जैसे एक सिक्का है उसमें हेड और टेल दो हैं, तो हो सकता है कि कोई दिमाग लगाए कि 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 भी आ जाएगा, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 32 भी आ जाएगा, और इसी तरीके से आपका 2 गुणा 6 12 भी आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन भी इस तरीके से पुटअप किए जाते हैं कि आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे आपका उसमें से ऑप्शन में भी आपको एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शंस इस हिसाब से ही पुट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज आपको जो करनी है वो ये कि जो आपको परफॉर्म किया जा रहा है उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होती है एक बार उछालने पे। तो एक सिक्का जब उछलता है तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यानी कि इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 2। एक सिक्के की टोटल पॉसिबल आउटकम एक बार उछालने पे है 2। अब इसको जितनी बार भी उछाला जाए सिर्फ पावर में उतना ही कर देना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 6। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक सिक्का अगर उछाला गया है तो इसकी जो पॉसिबल आउटकम है वो है 2, या तो हेड या फिर टेल। अब उसको जितनी बार उछाला गया है सिर्फ आप उसकी पावर उतनी ही कर दो, आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये आओगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाता कि एक क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और आपको ऐसे 10 सवालों के उत्तर देने हैं, तो टोटल आपके पास कितने तरीके हैं उत्तर देने के। तो उसमें आपको देखना था कि एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन हैं। जैसे यहां पे इसके 2 थे, हमारे पास हेड और टेल आ सकते थे। एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है या फिर जितनी बार उसको परफॉर्म किया गया है सिर्फ उसकी पावर उतनी कर देनी है, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। जैसे यहां पे हमारा फाइनल आंसर है 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आया हुआ था आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, जो भी मैं समझा रहा हूं जितना भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36। आपको दिया है कि एक बैग है जिसमें 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। ठीक है, और आपको बोला है कि बिना बदले हुए इस बैग से 3 गेंदें निकाली हैं। बिना बदले यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट 3 गेंदें निकली हैं। तो आपको पूछा है कि एक लाल आने की प्रायिकता क्या है, ओनली 1 रेड। इसकी प्रायिकता आपको पूछी है कि वो क्या होगी। आपके पास इसके ऑप्शन भी हैं, 45/196, सेकंड ऑप्शन है 135 डिवाइड बाई 392, थर्ड ऑप्शन है 15/56 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 15/29। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपके पास बैग है जिसमें आपके पास 5 तो लाल, 3 जो है वो नीली गेंदें हैं। बिना बदले विदाउट रिप्लेसमेंट इस बैग से 3 गेंदें निकाली गई हैं, उनमें से केवल एक रेड होने की जो प्रायिकता है वो आपको बतानी है। क्या, सबसे पहले तो इसकी जो टोटल जो पॉसिबल है वो कितना है, यानी कि इसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या बनेगा कि आपके पास 5 और 3 टोटल 8 गेंदें हैं। उन 8 गेंदों में से 3 निकली हैं, तो जो टोटल पॉसिबल है वो क्या है, वो है 8C3। इस 8C3 को सोल्व करने के भी 2 तरीके होते हैं, बता देता हूं। एक तो होता है पहला 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 8 - 3 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल।
इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, हमारे पास 56 आ जाएगा। ये है इस 8C3 को खोलने का पहला तरीका। लेकिन अब एक और तरीका है जो मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, वो ये कि जैसे आपको 8C3 दिया हुआ है, इस 8C3 को आप कैसे लिखें, जैसे ऊपर वाला 8 डिवाइड बाय नीचे वाला 3, ऊपर वाले में से 1 घटा दो 7, नीचे वाले में से 1 घटा दो 2, ऊपर वाले में से 1 घटा दो 6, नीचे वाले में से 1 घटा दो 1। यानी कि नीचे वाला जब 1 पे आ जाए वहां पे आपको रुक जाना है। अब 3 दूनी 6, 8 सती 56 जो है, जो कि यहाँ पे आया था वो सेम ही आएगा। तो इससे बेटर मुझे जो लगता है वो ये तरीका लगता है। फिर से बता देता हूं, जैसे 8C3 है, उसको आपको सोल्व करना, तो 8 डिवाइड बाय नीचे वाला 3, 8 में से 1 कम किया 7, नीचे वाले में से 1 कम किया 2, इसमें से एक और कम किया 6, इसमें से एक और कम किया 1। जहां पे ये 1 आ गया वहां पे रुक जाओ और आपके जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने होगा। इसी तरीके से अब आपको टोटल जो आपके पास आ गया वो हो गया 56 तरीके। अब जो हमारे पास था वो ये था कि हमने निकालनी थी एक लाल गेंद। एक लाल गेंद, टोटल गेंद निकली है 3, जिसमें से एक अगर लाल है तो इसका मतलब है कि 2 गेंदें नीली होंगी, और 5 गेंदों में से, 5 लाल गेंदों में से एक गेंद निकालने के कितने तरीके हैं? 5। और 3 नीली गेंदों में से 2 गेंदें निकालने के कितने तरीके होंगे? वो होंगे 3, क्योंकि आप इस 3C2 को भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई टोटल जो मेरे पास था 56, यानी कि 15/56 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत सारे वीडियो में मैंने नहीं बताई है अभी तक, कि आप इस 8C3 को वैसे नॉर्मली जब सोल्व करते हैं इस तरीके से करते हैं, लेकिन आप क्योंकि घूम फिर के आप जब आ रहे हो काट पीट के, वो यहीं पे आ रहे हो ये चीज, क्योंकि बाकी का तो कट ही रहा है, तो यही चीज आपको ये काट पीट के लिखने की क्या जरूरत है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नीचे वाले को तब तक घटाते रहो जब तक 1 ना जाए। अच्छा, बहुत सारे ये सोचेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये स्टेप तो फिर भी आपको करना ही है, आप उस तरीके से जाओगे तो भी करना है। लेकिन एक और चीज बता देता हूं कि याद आ गई मुझे, कि अगर यहाँ पे इस 8C3 की जगह मान लो 8C5 होता, तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है ये चीज कि 8C3 इज इक्वल टू 8C5 होता है अगर ये दोनों नीचे वाले जो है इनका जोड़ इस ऊपर वाले के बराबर है। यानी कि अगर इसको मैं n ले लूं, यहां पर इस 8 को n ले लूं, तो NC3 इज इक्वल टू NC5 होगा। तो इसके 2 केस बनते हैं कि n जो है वो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 के इक्वल हो। यानी कि अगर इन दोनों का जोड़ हमारा ऊपर वाली वैल्यू के बराबर है तो 8C3 और 8C5 दोनों इक्वल ही हैं। तो आप 8C5 को आप सोल्व करने की बजाय 8C3 लिख के इसी तरीके से उसको भी सोल्व कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे तो इसके बाद का एक क्वेश्चन जो साइंस में भी आप कर सकते हो और उसको आप मैथ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ में कर सकते हो तो उसको करवा ही देता हूं। कि आपको दिया हुआ था कि एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिन में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है। आपको दिया था कि एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 डेज। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, मान लेते हैं वो X है। ये कह रहा है कि उसकी जो सैंपल है वो खुद का 1/3 पार्ट रह जाता है। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना था कि वो 9 दिन में, 9 डेज में वो कितना रह जाएगा। आपके पास ऑप्शन थे 1/3, 1/9, 1/18 और 1/27। क्वेश्चन आप समझ लो कि ये मान लो X एक रेडियो एक्टिव है, ये 3 दिन में कम हो के खुद का 1/3 रह जाता है। यानी कि इसमें अगर टोटल 3 एलिमेंट हैं
तो उनमें से घट के एक ही रह जाता है, 1/3 हो जाता है 3 दिन में। तो आपको बताना है कि 9 दिन में वो खुद का कितना हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ये। तो अगर इसको मैं x ही मान लूं तो आपको पता है कि पहले 3 दिन में 1/3 हो रहा है। अब उससे जो अगले 3 दिन में है उसमें इसका 1/3 हो जाएगा। अब ये जो है ये 6 दिन के बाद है, तो इससे अगले 3 में इसका 1/3 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x इंटू 1/27 हो जाएगा। तो ये अगले 9 दिन, टोटल 9 दिन में ये जो रेडियो एक्टिव है ये खुद का 1/27 रह जाएगा। फिर से देख लो कि ये 3 दिन में हो गया 1/3, फिर इस 1/3 का फिर से 1/3 हुआ 6 दिन में, और इसका फिर से 1/3 हुआ, तो ये खुद का 1/27 रह जाएगा टोटल 9 दिनों में। ठीक है। तो बाकी आपके जो ये रेडियो एक्टिव हैं, ये आपके साइंस वाली जो फैकल्टी है वो आपको अच्छे से समझा देगी कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दिया हुआ है कि एक समीकरण है kx, क्वेश्चन नंबर 44, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपको k का मान बताना है क्या होगा, और आपको सिचुएशन दी है कि इसके दोनों मूल समान हैं, यानी कि बोथ रूट्स आर इक्वल। पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इक्वल के लिए कंडीशन देखी थी, क्या थी? तो इसके ऑप्शन है 0, 6, 6, 2 और 3 और नन ऑफ दी अबोव। ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। आपको दिया हुआ है k इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए k का मान क्या है, ताकि इसके जो दोनों रूट हैं वो समान हो। ठीक है। तो आपको इस k का मान बताना था क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार तो खोल के लिख लेते हैं। ये होगा आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने लिखवाया था कि अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर ये दोनों रूट अलग अलग होते हैं और रियल होते, यानी कि रियल एंड अनइक्वल होते, तो उस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता। अगर ये इमेजिनरी रूट्स होते तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता। तो तीनों कंडीशन आपको लिखवाई थी पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे दोनों रूट दिए हैं इक्वल, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस वाली कंडीशन के लिए ये है b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 6 का 24k इज इक्वल्स टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो यहां से अगर k कॉमन लूंगा तो k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया k इज इक्वल टू या तो 0 या फिर 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप याद रख लो। ये है तब जब रूट्स इक्वल हो, ये है जब रूट्स नॉन इक्वल हैं लेकिन रियल हैं, रियल और अलग अलग रूट्स हैं। तब जब इमेजिनरी रूट्स दिए होंगे तो उस केस में आपके जो कंडीशन है वो ये रहती है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पे देखने को मिलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पे। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है, देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन आया है। आधे क्वेश्चन इसमें गायब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। लिख देता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तारण में दूसरा, तीसरा और
फोर्थ जो पद है इनके जो गुणांक हैं वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो आपको बताना है कि n का मान जो है वो क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है 2, आपके पास ऑप्शन है 7, आपके पास ऑप्शन है 14, आपके पास ऑप्शन है 11। हिंदी वालों के तो लिख ही दिया है, इंग्लिश वाले सुन लो कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ, गुणांक होता है कोफिशिएंट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n आर इन एपी, तो n का मान जो है वो क्या आएगा। बाइनोमियल थ्योरम तो हमने कंप्लीट पढ़ ही लिया है, इसका एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है, और उसके आपको ये भी बताया गया है कि उसके कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है वो क्या होते हैं। फिर भी एक बार लिख देता हूं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसका 1 प्लस एक्स की पावर n का जो विस्तारण होगा वो होता है nc0, क्योंकि 1 की तो आप कुछ भी पावर कर लो 1 ही आएगा। यहां से आएगा x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस इसी तरीके से ncn x की पावर n। इस तरीके से इसका जो विस्तारण होता है, ठीक है, वो होता है। तो आपको दिया था क्वेश्चन में कि इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी जो टर्म है उनके जो कोफिशिएंट हैं, उनके जो गुणांक हैं वो एपी में हैं। तो आपका n का मान जो है वो बताना था आपको क्या आएगा। पहली चीज तो आपको ये सिखाया गया है कि अगर इसमें दो एलिमेंट x प्लस वाई है, उसकी पावर n दी है, तो इसके जो सरलीकरण में टोटल एलिमेंट होंगे वो होंगे n प्लस 1। तो अगर जैसे पहला ऑप्शन इसमें दिया था 2, तो अगर n की पावर 2 होगी तो इसमें टोटल एलिमेंट ही इसके सरलीकरण के बाद होंगे 3, तो उसमें चौथी टर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि उसमें तो टोटली 3 टर्म होगी। तो ये 2 ऑप्शन तो मैं पहले ही काट रहा हूं कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर n की पावर 2 ही तो इसमें 3 ही टर्म आएंगी, चौथी टर्म तो आएगी ही नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसका हमारे पास जो है वो सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है nc1, थर्ड का जो हमारे पास है वो है nc2, और उसके बाद जो इसकी जो फोर्थ टर्म आएगी वो भी लिख देता हूं nc3 x की पावर 3, ठीक है। उस तीसरी जो चौथी टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा nc3। अब आपका ये और ये जो है वो एपी में है, एपी में है तो बीच वाली टर्म का दुगना पहली और तीसरी के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ nc2 इज इक्वल्स टू nc1 प्लस nc3। ये आ गया हमारे पास। अभी इस nc2 को मैं इसके और इसके बटे में लिख सकता हूं। अब एक चीज हमने पढ़ी थी जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे कि NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1, ये होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r, यानी कि n तो दोनों में कॉमन है, r और उससे भी एक छोटा, यानी कि कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए हमने ये चीज पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर r और नीचे r माइनस 1 था, यहाँ पे नीचे r और ऊपर r माइनस 1 है, तो हम उसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि ट्वाइस इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा करेंगे तो r ऊपर आएगा, r यानी कि 2 डिवाइड बाई n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 प्लस यहाँ पे r का मान है 3, और ये सही लिखा हुआ है, बड़े वाली टर्म ऊपर है और छोटे वाली नीचे, तो n माइनस r प्लस 1 यानी कि n माइनस 3 प्लस 1 यानी कि n माइनस 2 डिवाइड बाई r यानी कि 3, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू, यहां से इसका एलसीएम लूंगा तो 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस का 2। एक बार ये देख लेता हूं कहां तक दिख रहे हैं, अभी है जगह। तो यहां से अगर मैं इसको एक साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस का 3n माइनस का, ये उस साइड जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 9n, ये 6 उस साइड जाएगा प्लस का, 6 और 6 12 और 2 14 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब जो गुणा करोगे 14, जोड़ो घटाओगे 9, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 और 2, यानी कि माइनस 7 और माइनस 2। तो x n के जो हमारे पास मान आएंगे वो 2 आएंगे, एक तो 7
और एक 2, 2 तो हो नहीं सकता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 7 जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और ये हमने बाइनोमियल थ्योरम पे भी ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे जब हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, आपको याद होगा। ये फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, वो भी आपको याद होगा। तो इस तरीके की अगर आपको ये चीजें थोड़ा सा डाउट आ रही हैं तो आप वो वीडियो जो है कंप्लीट वो वाली आप जरूर देख लें एक बार। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि आवंटनों की भिन्नताओं का गुणांक जो है वो है आपका 50। 2 आवंटन है जिनकी भिन्नताओं का गुणांक है 50 और 60। लिख देता हूं क्वेश्चन। CV ऑफ 2 distributions are 50 and 60 और आपको दिया है उनके जो अर्थमेटिक मीन्स हैं वो हैं 30 and 25। तो आपको बताना है कि डिफरेंस ऑफ देयर SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। ठीक है, इसके ऑप्शन भी दिए थे 1, 0, 1.5 और 2.5। स्टैटिस्टिक्स हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, उसके कुछ प्रैक्टिस सेट आ सकते हैं। और आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि जो भिन्नताओं का गुणांक है 2 आवंटनों की, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस की, वो है आपका 50 और 60। और उनका जो अर्थमेटिक मीन है, माध्य या औसत आप कुछ भी बोल लो, वो है आपके 30 और 25। उनके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन का आपको अंतर बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था, वो होता है CV का जो फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले का जो CV है वो है 50 इज इक्वल टू SD हमने निकालना है, डिवाइड बाय मीन इसका है 30 और मल्टीप्लाई बाय 100। 50 दूनी 100, 2 से ये 15। तो SD जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा मेरे पास 15 पहले वाले का। इसी तरीके से दूसरे वाले का CV है 60 इज इक्वल्स टू इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना है SD डिवाइड बाय इसका जो अर्थमेटिक मीन है, माध्य है, वो दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से 25 चौका 100, 4 से ये 15। तो इसका जो SD है वो भी आ गया 15। इसका भी 15 आया था, इसका भी 15 ही आया है, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो है 0। तो 0 जो है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो CV का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका SD डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि आपको 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग बताना है कि वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे 600, सेकंड जो ऑप्शन दिया था वो था 530, थर्ड जो ऑप्शन था 480 और लास्ट जो ऑप्शन था वो था 625। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। तो पहली चीज तो अगर 0 से 50 के बीच की विषम संख्या है तो मैं इनको ये भी बोल सकता हूं कि पहली में जितनी भी है यहाँ पे
क्योंकि 1 2 1 3 5 7 यही आएंगे इसमें, तो ये आपकी पहली विषम संख्याएं हैं जितनी भी ये आएंगी। और इसमें बताना क्या है, 0 से 50 के बीच में जो टोटल विषम संख्याएं आएंगी वो आएंगी आपकी 25। तो आपसे पूछा है पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 25 जो ओड नंबर्स हैं। अरे रवि एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है पहली 25 विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या आएगा, ठीक है। तो आप अगर आपको ये 25 निकालने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पहली विषम संख्या आएगी 1 और आखिरी जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 49। तो आप कैसे निकाल सकते हो, 49 माइनस 1, जो विषम संख्या है वो 2 के डिफरेंस पे होती है, तो डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये आपका 48/2 24 और 1 25 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको एक अर्थमेटिक से एपी से निकालना चाहो तो आप एपी से भी निकाल सकते हो। उसमें आपकी पहली टर्म होगी a, जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो होगा 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कैसे भी निकाल लो, आपकी जो 0 से 50 के बीच की, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 0 से 50 के बीच में 25 जो टोटल टर्म्स होंगी। और ये पहली 25 ओड संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो ये आप याद रख लो कि पहली n विषम या फिर ओड संख्याओं का जोड़ जो है वो होता है n स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो कि पहली n विषम संख्याओं का जोड़ जो होता है वो होता है n स्क्वायर। n का मान है 25, तो n का स्क्वायर यानी कि 625 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूले में अगर कैसे आया तो वो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली टर्म है a जो है 1, लास्ट टर्म है हमारे पास 49, तो इसको n/2 a प्लस l से भी आप करोगे तो n/2 यानी कि 25/2, पहली टर्म है 1, लास्ट टर्म है 49, तो ये 25/2 गुणा 50 यानी कि फिर से ये 625 ही आ जाएगी। अदरवाइज आप याद रख लो कि पहली n विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो n स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली 56 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो वो आपका 56 का स्क्वायर होगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज की क्लास का वो देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमने किया है अभी। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जो कि इसमें थोड़ा सा कट गया है बीच में से, ये थोड़ा सा खराब हो गया है पेज। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको दिया हुआ है कि x1 x2 x3 ऐसे ही xn इतनी सारी टर्म्स हैं। इनका आपको दिया हुआ था कि इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन जो है वो है ये, खाली ये, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस हो जाता है। तो आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस k, x2 प्लस k और इसी तरीके से लास्ट में xn प्लस k। इनका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। आपको ऑप्शन भी दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था प्लस k, सेकंड माइनस k, थर्ड ऑप्शन था खाली ये, और एक लास्ट ऑप्शन था k मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रफ हो गया लेकिन मुझे क्वेश्चन याद था कि आपको दिया है कि अगर x1 x2 x3 अप टू xn यानी कि n तक जा रहा है, इन सब का जो मानक विचलन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो है आपका ये। अब आपको हर एक टर्म में k जोड़कर दिया गया है, हर एक टर्म में k जोड़ दिया है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कि वो इनमें से क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज जानी थी कि अगर किसी आवंटन की हर एक टर्म में कुछ जोड़ दिया जाए, एक सेम कांस्टेंट, या फिर कुछ घटा दिया जाए, तो SD जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, मानक विचलन जो होता है, इस पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके अगर हर एक टर्म में के जोड़ भी दिया गया है तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अभी भी यही रहेगा। हाँ, अगर इसकी हर एक टर्म के साथ जैसे ये के जोड़ा गया है, अगर ये के मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसकी हर एक टर्म के साथ, उस केस में इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाएगा आपका ये। यानी कि अगर जोड़े या घटाए तो मानक विचलन पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रोडक्ट कर दी जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी सेम ही होता है। अगर प्रोडक्ट करिए तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको आया होगा थोड़ा सा समझ में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। आपको बताना था कि 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 10(89) का मान जो है वो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 87। तो इसके ऑप्शन भी थे 0, 1, 1/2 और 1/√2, इसकी पावर 89, ये ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज पता है कि tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होते हैं आपके 1। ठीक है, यानी कि tan के अगर दो ऐसे एंगल मल्टीप्लाई में हैं जिनका जोड़ जो है इज इक्वल्स टू 90 आ जाए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही चीज आपकी इस क्वेश्चन में अप्लाई होती है। जैसे ये सारे प्रोडक्ट में हैं तो जो 89 है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि इसके एंगल का जो जोड़ है वो है 90, ये बनाएगा 1। इसी तरीके से इसके आगे यहाँ पर 1088 होगा, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बनाएगा। 1087 होगा वो 3 के साथ, 1086 होगा वो 4 के साथ। तो ये सारी पीछे से आगे तक की जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो के दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके 1 बना देगी। अब टोटल क्योंकि 89 टर्म्स हैं तो ऐसी 44 टर्म होंगी जो 1 बना देंगी। तो बीच में एक यहाँ पर 1045 बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं दिया हुआ है। तो 1045 तो इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 ही होता है, तो इस पूरे का मान जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट होके 1 आ गए और उसके अलावा बीच में जो है 1045 हमारा बच गया, तो वो तो हमारा ऑलरेडी 1 ही होता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 87। एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो रहता है आपका इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। क्या ये 1 होगा, क्या ये 4 होगा, क्या ये 2 होगा, क्या ये 1/2 होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज मैंने बताई थी कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x का जो मान है वो 1 होता है। यहाँ पे ये सेम ही लिखा हुआ है, ये है आपका साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इस साइन थीटा का जो मान है वो 1 है और इसके लिए कोसिकेंट थीटा का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1/साइन थीटा भी 1 ही है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और 1 और 1 ये भी 2 ही होगा। तो 2 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो ये थी आज की क्लास, सारे क्वेश्चंस हमने इसके सोल्व किए। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे पेपर हमारे पास बचे हुए हैं जिनका हम ऐसे इसी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे भी जिस भी तरीके की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए और उस पर हम काम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।